नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भोपाल में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो ट्रेन में यात्रा करते समय का बताया जा रहा है, जिसमें नरोत्तम मिश्रा शायराना अंदाज में अपने राजनीतिक विरोधियों पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि कुछ लोग हमारी कमियों को ढूंढने में लगे हैं और जो खुद कमजोर हैं वो हमारी उपलब्धियों पर प्रश्न उठा रहे हैं। इस अंदाज ने सोशल मीडिया पर काफी ध्यान आकर्षित किया है और राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बन गया है। नरोत्तम मिश्रा के इस बयान को विरोधियों पर अप्रत्यक्ष हमला माना जा रहा है। उनके समर्थकों का कहना है कि ये उनकी बेबाक और शेरनुमा शैली को दर्शाता है, जबकि विरोधी इसे राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ बता रहे हैं। भले ही वीडियो में किसी विशेष पार्टी या व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया, लेकिन इसे मौजूदा राजनीतिक हालातों से जोड़कर देखा जा रहा है। तो वायरल वीडियो ने मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है और इसके बाद विभिन्न राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं भोपाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से आगामी संगठनात्मक योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने घोषणा की कि 1 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक पूरे प्रदेश में पंचायत, वार्ड और मंडल स्तर पर कांग्रेस संगठन का पुनर्गठन किया जाएगा। जीतू पटवारी ने बताया कि ये प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से आयोजित की जाएगी, जिसमें 71 जिला अध्यक्षों और सभी ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां भी शामिल हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि यह कांग्रेस के इतिहास में पहली बार है जब इतने बड़े पैमाने पर संगठनात्मक ढांचे को एक साथ पुनर्गठित किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य हर बूथ पर 5 सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी करना है, ताकि इस स्तर से संगठन को मजबूत किया जा सके और पार्टी की कार्य क्षमता बढ़ाई जा सके। जीतू पटवारी ने यह भी बताया कि इस पहल के माध्यम से पार्टी अपनी जड़ों को मजबूत करने और जनता तक अपनी पहुंच और प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। 2 साल लगातार कांग्रेस पार्टी ने धारदार विपक्ष की भूमिका सदन में और सदन के बाहर सड़क पे जो दायित्व था कांग्रेस का, वो पूरी ताकत से निभाया। कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक इतिहास में पहली बार 71 जिला अध्यक्ष एक साथ संगठन सृजन के माध्यम से संगठन 2025 का साल कांग्रेस पार्टी ने संगठन सृजन का रखा था, उसके माध्यम से आए। लगभग कुछ स्थानों को छोड़ के सारे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष सारे प्रदेश के एक साथ संगठन सृजन के माध्यम से गठित हुए। पार्टी का जो विचार था, राहुल गांधी जी ने जब भोपाल में आकर संगठन सृजन की आधारशिला रखी थी मध्य प्रदेश के संदर्भ में, उसका तीसरा चरण आज हमारी एक्सटेंडेड पीसीसी कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में तय हुआ कि 1 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक हर पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन और वार्ड कांग्रेस कमेटी का गठन, हर वार्ड में नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत और साथ ही सारे मंडल अध्यक्षों का नए सिरे से गठन। कांग्रेस पार्टी आने वाले 1 जनवरी से नए साल में 2026 में 15 फरवरी तक सुनिश्चित करके सभी जिम्मेवारियां दी जाएगी। वहीं अशोकनगर में सट्टा संचालन और अवैध आर्थिक गतिविधियों के आरोपों से जुड़े मामले में सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कड़ी कार्रवाई की है। मंत्री ने आजाद खान से जुड़ी केजीएन साख सहकारी संस्था मर्यादित वार्ड क्रमांक 10 अशोकनगर के सभी वित्तीय लेन देन पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इस कदम का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष और गहन तरीके से हो और किसी भी प्रकार की अनियमितता या अवैध गतिविधि रोकी जा सके। मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मामले की 7 दिनों के अंदर पूरी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। जांच में अगर किसी स्तर पर दोष सिद्ध होता है तो संबंधितों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तब तक आजाद खान की केजीएन साख सहकारी संस्था मर्यादित के सभी वित्तीय लेन देन पर रोक लगी रहेगी। जानकारी के अनुसार आजाद खान के खिलाफ पहले से ही सट्टा संचालन और अन्य आपराधिक मामलों में कार्रवाई चल रही है और वो वर्तमान में जेल में भी बंद है। अवैध आर्थिक गतिविधियों की आशंका के चलते संबंधित क्रेडिट सोसाइटी की भूमिका भी जांच के दायरे में लाई गई है, ताकि सभी तथ्यों का निष्पक्ष परीक्षण किया जा सके और किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का पता लगाया जा सके। अशोकनगर जिले में आजाद खान नाम का व्यक्ति लगातार अनर्गल गतिविधियों में संलिप्त था।
प्रशासन ने सख्ती के साथ कार्रवाई की है और हमारे संज्ञान में आया कि आजाद खान एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी चलाता था। मैंने निर्देश दिए हैं तुरंत उसके सभी ट्रांजैक्शन को, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ट्रांजैक्शंस पर रोक लगा दी गई है और ये पूरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की जांच के हमने निर्देश दिए हैं और उसके लिए जांच शुरू हो गई है। 7 दिन के भीतर उसकी जांच की रिपोर्ट आएगी। ट्रांजैक्शन पर तो रोक लगा ही दी गई है और इस तरह से उसमें जो भी गलतियां होंगी उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैंने आज निर्देश दिए और उसका पालन हो गया है। वहीं भोपाल में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने विभाग की पिछले 2 वर्षों की उपलब्धियों और आगामी 3 वर्षों की योजनाओं के बारे में पत्रकारों को विस्तृत जानकारी दी। विंध्याचल भवन स्थित विभाग कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में मंत्री ने बताया कि पिछले 2 सालों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिससे प्रदेश के पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण के क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। कृष्णा गौर ने कहा कि पहले प्रदेश में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण के क्षेत्र में काफ़ी कम काम हुआ करता था, लेकिन अब सरकार ने छात्रों के लिए आदर्श छात्रावास परियोजना को पूरे प्रदेश में लागू किया है। छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को बेहतर कक्ष, पढ़ाई के लिए टेबल, भोजन कक्ष और इंडोर सुविधाओं के साथ साथ वाईफाई जैसी आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। पहले छात्रावासों में मेस की सुविधा नहीं थी, लेकिन अब निःशुल्क भोजन व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। मंत्री ने यह भी बताया कि पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवक और युवतियों के लिए विदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रदेश के लगभग 7.5 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप दी जा रही है और छात्रवृत्ति समय पर वितरित की जा रही है। इसके अलावा 50 विद्यार्थियों का चयन कर उन्हें विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भेजा जा रहा है। दिल्ली छात्रगृह योजना में भी सुधार करते हुए लाभार्थियों की संख्या 50 से बढ़ाकर 150 कर दी गई है। कृष्णा गौर ने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने वक्फ संपत्तियों का डिजिटलाइजेशन वामसी पोर्टल के माध्यम से किया है। इस पहल से संपत्तियों का प्रबंधन पारदर्शी और सुलभ हुआ है। मंत्री ने आगे की योजनाओं का विजन भी साझा किया, जिसमें पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण को और सुदृढ़ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की रूपरेखा तैयार की गई है। वहीं भोपाल में राजधानी स्थित बीजेपी मुख्यालय में वीर बाल दिवस का विशेष आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, सिख समुदाय के प्रमुख गुरुजन, साथ ही पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य छोटे उम्र में अपने धर्म और देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर बच्चों की शहादत को याद करना और उन्हें नमन करना था। वीर बाल दिवस का ये अवसर सिख पंथ के 10वें गुरु गोविंद सिंह के दोनों साहबजादे वीर जोरावर सिंह और वीर फतेह सिंह की शहादत को श्रद्धांजलि देने का दिन है। उनके साहस और बलिदान का संदेश हर नागरिक, हर युवक और बच्चे के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये संदेश देता है कि देश और धर्म की रक्षा सर्वोपरि है और इसमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। इस अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने साहबजादों की शहादत को याद करते हुए उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया है वो देश भर में युवा और बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा बनता है। सिख समुदाय ने इस निर्णय का स्वागत किया और इसे सम्मानपूर्वक मनाया। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। आज वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय सुरेश पचौरी जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, हमारे जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी, हमारे सभी पदाधिकारीगण, हमारे गुरुद्वारा हरेरा कॉलोनी के अध्यक्ष जी और समस्त हमारे सभी अलग अलग गुरुद्वारे के दायित्ववान कार्यकर्ता, एक ऐसी शहादत जिस शहादत के आधार पर दुनिया हमेशा हमारे इस गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार को स्मरण करेगी। वैसे तो बोलने में भी रोंगटे खड़े होते हैं। बजिंदर जी ने सारी बातें मुगल इतिहास से लेके आज तक का जो बलिदान रहा और इस देश की आजादी के लिए जो कुर्बानियां हुई है उसके बारे में बताया। वीर बाल दिवस हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाता है, जो सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद जी के छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत के कारण
याद किया जाता है। वहीं छतरपुर जिले में ठंड की तेज लहर के बीच पूरे क्षेत्र में घना कोहरा छाया हुआ है। सुबह से ही विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिससे सड़क मार्ग और यात्रा करने वाले लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई है। ठंड और कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। स्कूल और कामकाजी लोग समय पर पहुंचने में परेशानियों का सामना कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने और सुबह सुबह या रात के समय यात्रा कम करने की सलाह दी है। उधर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर कथित अत्याचार और हिंसा के विरोध में छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में आज व्यापक प्रदर्शन देखने को मिला। स्थानीय हिंदू संगठनों के आह्वान पर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा व्यक्त किया। प्रदर्शन जिला मुख्यालय के शहीद पार्क स्थित अटल चौक में आयोजित किया गया, जिसमें पुरुष, महिलाएं और युवा सभी शामिल हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में नारेबाजी की और एकजुट होकर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दर्ज की। कई संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताने के लिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया, जिससे उनका आक्रोश स्पष्ट रूप से सामने आया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस मामले पर ध्यान देने और भारत सरकार से भी इस पर सख्त रुख अपनाने की मांग की। प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल मौके पर मौजूद था। प्रदर्शनकारियों ने जोर देकर कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार आवाज उठाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय सुनिश्चित कराने की जरूरत है। जी, हम लोग पुतला दहन किए हैं बांग्लादेश के विरोध में, जो हमारे हिंदुओं भाइयों पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, और जो दीपू चंद दास जी को मार दिया गया, उसी के विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद एवं सर्व समाज के द्वारा पुतला दहन किया गया है। जैसे बांग्लादेश में हम देख रहे हैं कि दीपू के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार मुस्लिमों द्वारा किया गया है, उसी को रोकने के लिए हम लोग और किसी अन्य भाई के ऊपर इस प्रकार का गतिविधि ना हो, इसलिए आज हम लोग पुतला दहन किए हैं। देखिए, हमारे बजरंग दल शुरू से संघर्ष करते आया है। आज हिंदू के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इसमें बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, दीपू दास के साथ जो घटना हुआ है वो और दूसरे भाई के साथ ना हो, इसलिए हम लोग इसका खिलाफ में पुतला दहन किए हैं। और इस टाइप से होते रहेगा तो हम लोग बॉर्डर तोड़ के, हम लोग अगर आदेश मिल जाए भारत सरकार के द्वारा, तो हम लोग अंदर घुस के भी हम लोग इसका विरोध करेंगे और जो है अत्याचार उनको गोली मारने का भी हम लोग काम करेंगे। वहीं धमतरी जिले के बोराई गांव में एक धर्मांतरित महिला के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। महिला कुछ वर्ष पहले ईसाई धर्म अपना चुकी थी, लेकिन उनके निधन के बाद गांव में कुछ लोगों ने शव को गांव में दफनाने का विरोध किया। विरोध के चलते शव को नगरी लाया गया और वहां दफनाने के लिए गड्ढा खोदा गया। इस दौरान नगरवासी और स्थानीय हिंदू संगठनों के लोग शमशान घाट पहुंचे और शव के दफनाने को रोक दिया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और दोनों पक्षों को शांत कराने का प्रयास किया। कई घंटों तक बातचीत के बावजूद किसी प्रकार की सहमति नहीं बन पाई, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। इसके बाद शव को वापस बोराई गांव ले जाया गया, जहां देर रात प्रशासन, पुलिस, स्थानीय संगठन और ग्रामीणों की बैठक हुई। बैठक में महिला के परिवार ने लिखित रूप से सहमति दी कि महिला को हिंदू धर्म में लौटाकर परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस लिखित सहमति के बाद मामला शांत हुआ और शुक्रवार को गांव में महिला का अंतिम संस्कार संपन्न किया गया। वर्तमान में गांव में स्थिति नियंत्रण में है और तनावपूर्ण माहौल खत्म हो गया है। कल 10 बजे के आसपास हमको सूचना मिला हमारे संगठन के माध्यम से कि एक हिंदू महिला है जो कन्वर्ट ईसाई में आ गए हैं, तो उनके मृत्यु हो गया था। वो उन लोग आए थे नगरी, तो नगरी में हमारे संगठन को पता चला, तो उसमें एक पादरी भी है जिसका नाम दिनेश साहू करके है। और हमको जब पता चला कि हम संगठन के कुछ लोग थे, कुछ लोग चले गए कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान में हमारा विरोध करने के बाद वहाँ से पादरी जो दिनेश साहू था वो स्पॉट घटना स्थल से चले गया। जाने के बाद फिर हम उनको समझाएं कि आप बोरई से यहाँ कैसे करके, तो हमको संगठन के माध्यम से ये पता चला कि उन लोग कन्वर्ट ईसाई हो गए थे। लेकिन हमारे समझाने के बाद हम गए रात में बोरई में गांव वाले भी समझाए, सर्व समाज द्वारा समझाया गया, और जो मूल धारा में जो है वो हिंदू धर्म से रीति रिवाज से उनका मिट्टी दाह संस्कार किया गया। नगरी क्षेत्र में बुराई थाने के अंतर्गत ग्राम बुराई में एक महिला की मृत्यु हुई थी जो साहू समाज से संबंधित थी। समाज के में ही आपसी विवाद की स्थिति उत्पन्न निर्मित हो गई थी, जिस पर समाज के लोगों के द्वारा बैठक की गई और समाज के द्वारा भी बैठक की गई। और बैठक में फिर एक
ये बात निकल के आई कि सामाजिक रीति रिवाज से इसका दाह संस्कार किया जाना है, जिस पर सभी लोगों की सहमति बनने पर वहाँ पे सामाजिक रीति रिवाज से उसका दाह संस्कार किया गया है। वहीं धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक के ग्राम उमरगांव में नशा मुक्त और सामाजिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण और प्रेरक पहल सामने आई है। गांव वासियों ने शराब, जुआ और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एकजुट होकर कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत गांव में कच्ची शराब बनाने, बेचने या शराब पीकर शांति भंग करने वालों पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। इसी तरह जुआ खेलने वालों के खिलाफ भी जुर्माना वसूलने का फैसला लिया गया है। ये निर्णय गाँव की आम सभा में लिया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हुए। बैठक में स्पष्ट किया गया कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से शराब बनाने, बेचने या पीने और गांव की शांति भंग करने की स्थिति पाए जाने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पहल में महिलाओं की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय रही और स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि नशा नहीं, भविष्य चाहिए। युवाओं ने भी इस दिशा में सक्रिय भागीदारी और निगरानी का संकल्प लिया, जबकि बुजुर्गों ने इसे गाँव की खोई हुई शांति और सामूहिक सद्भाव लौटाने वाला कदम बताया। इस फैसले को लागू करने और निरंतर निगरानी बनाए रखने के लिए ग्राम स्तर पर समिति का गठन भी किया गया है। ग्रामवासियों का मानना है कि ये केवल शराब और जुए पर रोक नहीं है, बल्कि ये नई सोच और जिम्मेदारी का प्रतीक है, जहां गांव अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करता है। उमरगांव अब चर्चाओं में है, न विवाद के कारण बल्कि इसलिए कि ये पहल साबित करती है कि जब गाँव मिलकर प्रयास करे तो सामाजिक बदलाव संभव है। इस मीटिंग में आज का जो मीटिंग हुआ आज ग्राम सुरक्षा समिति के तत्वाधान में, इसमें क्या है, ग्राम सुरक्षा समिति का एक सपना था। गांव के बच्चे लोग ये नशा पान से बहुत बिगड़ रहे थे, कहीं चाकूबाजी, कहीं दारू, कहीं गांजा। तो एक सोच रखे और ग्राम के सभी पुरुष वर्ग, महिला वर्ग बुलाए तो बहुत हजारों की संख्या में एकत्रित हुए और जितने भी प्रस्ताव डाले हम लोग कि नशा मुक्ति हो और उसमें दंडित हो, अपराध करने पर दंडित हो, इस सब ने एक स्वर में अपना योगदान दे। एक जनरल बैठक बाजार चौक में, जहां गांव में एक बुनियादी करा करके पुरुष और महिलाएं इकट्ठा हो नशा मुक्ति के संदर्भ में, और उसमें लगभग गांव के महिलाएं, पुरुष बहुत तादाद में यहाँ उपस्थित रहे और वहां निर्णय ये लिया गया कि ग्राम उमरगांव में नशा मुक्ति हो और उसकी समिति बना करके पूरे गांव में जो भी शराब बनाते हैं उसको बंद किया जाए। तो धमतरी नगर निगम कार्यालय के सामने कांग्रेस के पार्षद पिछले 7 दिनों से विभिन्न मुद्दों को लेकर धरने पर बैठे थे। उनका मुख्य उद्देश्य शहर में मूलभूत सुविधाओं की कमी, पीएम आवास योजना से जुड़े मामलों और नियम में कथित भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करना था। धरने के 7वें और अंतिम दिन शुक्रवार को पार्षदों ने एक विशेष सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। इसका उद्देश्य महापौर को शहर के विकास और जनता की समस्याओं के प्रति सचेत करना था। यज्ञ के दौरान महापौर स्वयं स्थल पर पहुंचे और पार्षदों के साथ आहुति देकर सद्बुद्धि की कामना में शामिल हुए। पार्षदों ने कहा कि शहर का विकास ठप हो गया है, नागरिकों को जरूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और निगम में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह यज्ञ महापौर को जागरूक करेगा और शहर की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ हल करने की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा। महापौर ने भी यज्ञ में शामिल होकर पार्षदों की भावना को सम्मानित किया और कहा कि उनका उद्देश्य शहर और नागरिकों के लिए सद्बुद्धि प्राप्त करना है। सद्बुद्धि यज्ञ में शामिल हुआ, कांग्रेसियों को सद्बुद्धि आए, विकास के काम हो रहे हैं, ऐसे एक यज्ञ किया गया कांग्रेसी के द्वारा। उसमें खुले मन से उन्होंने महापौर की जय का भी नारा लगाया। बड़ी प्रसन्नता होती है कांग्रेसियों के इस विरोध को देख के, क्यों करे क्या समझ नहीं आ रहे हैं, संशय में है कि हमको करना क्या है। इसलिए मैंने वो यज्ञ चल रहा है और हमारे जब इष्ट देवों का यज्ञ हो वहाँ रोक के आहुति देनी चाहिए। हम लोगों ने 7 दिवसीय धरना प्रदर्शन निगम के सामने आयोजित किए थे। आज 7वां दिन है, आज हमारा धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ और इस धरना प्रदर्शन के समाप्ति के अवसर पर हम लोगों ने निगम प्रशासन के 9 महीने के कार्यकाल में नहीं हो रहा है, तो हम लोग गणेश भगवान का आज पूजा पाठ किए हैं, हवन धूप दिखाए हैं। महापौर जी भी यहाँ आए थे और निश्चित ही महापौर जी को सद्बुद्धि जरूर आएगी और धमतरी के 40 वार्डों में विकास कार्य निरंतर चालू होगा, क्योंकि ये भगवान पर हमें पूरा विश्वास है। वहीं भोपाल में भाजपा की मोहन सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सरकार ने अपने प्रमुख कार्यों और उपलब्धियों को जनता के सामने पेश करने की प्रक्रिया शुरू की है।
इसी कड़ी में महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री ने मीडिया के सामने प्रेस वार्ता कर अपने विभाग की 2 वर्षों की उपलब्धियों का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। उन्होंने पिछले 2 सालों में विभाग द्वारा किए गए कार्यों, शुरू की गई योजनाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उठाए गए कदमों की जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि प्रदेश में विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण काम किए गए हैं और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत हुई है। विशेष रूप से मुख्यमंत्री की लाडली बहना योजना को उन्होंने महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक मजबूत नींव बताते हुए कहा कि अब तक 31 किश्तों के माध्यम से लगभग 28,633 करोड़ रुपए लाभार्थियों के खातों में भेजे जा चुके हैं। ये योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। इसके अलावा मंत्री ने आने वाले 3 वर्षों के लिए तैयार योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की रूपरेखा की भी जानकारी दी, जिससे प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के लिए विकास और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अभी इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती कि क्या चीज़ है क्या नहीं, लेकिन जो पिछली चीज़ें हैं उसको आपने जो चीज़ मेरे सामने रखी है तो इसको मैं दिखवा लूँगी क्या हो सकता है इसमें। ठीक, अभी वहीं भोपाल के भारत टॉकीज क्षेत्र में स्थित आरा मशीन क्षेत्र में सुबह भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी लपटें और धुआं देखा जा सकता था। इस क्षेत्र में करीब 1 दर्जन से ज़्यादा आरा मशीनें संचालित हो रही हैं और इसमें बड़ी मात्रा में लकड़ी रखी हुई थी, जो आग की चपेट में आ गई और पूरी तरह से उनकी भेंट चढ़ गई। तो आपको बता दें, मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू की गई, लेकिन सुबह तक आग पूरी तरह नियंत्रित नहीं हो सकी। आग के दौरान आरा मशीन के कुछ कर्मचारी भी घायल हुए, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका इलाज जारी है। इस घटना के बाद प्रशासन ने क्षेत्र में संचालित आरा मशीनों को शिफ्ट करने के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही भविष्य में इस क्षेत्र से मेट्रो लाइन गुजरने का प्रस्ताव भी रखा गया है, जिससे आग जैसी आपदाओं और सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुधार किया जा सके। वहीं भोपाल के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में स्थित पुरानी गल्ला मंडी के सरदार मोहल्ला में बच्चों के सड़क पर क्रिकेट खेलने को लेकर 2 पक्षों के बीच गंभीर विवाद उत्पन्न हो गया। मामला बढ़ते ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और लाठी, डंडे और तलवारों का इस्तेमाल करते हुए हिंसक झड़प शुरू हो गई। सड़क पर दोनों ओर से जमकर मारपीट और धमकियां दी गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को काबू में लाकर शांत कराया। इस दौरान एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया, जिसने झड़प के दौरान दोनों हाथों में तलवार पकड़कर दूसरे पक्ष को डराने और धमकाने का प्रयास किया था। पुलिस ने मौके पर निगरानी बढ़ा दी और मामले की जांच शुरू कर दी, ताकि भविष्य में ऐसी हिंसक घटनाओं को रोका जा सके और इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके। वहीं छतरपुर जिले से जेल प्रशासन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। लगातार विवादों और कई अनियमितताओं के प्रकाश में आने के बाद जेल प्रबंधन में सख्त कदम उठाए गए हैं। जेल महानिदेशक वरुण कपूर के आदेश पर छतरपुर जिला जेलर को पद से हटा दिया गया और जेल की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं। जेल महानिदेशक ने यह निर्णय तब लिया जब छतरपुर जिला जेल लगातार प्रशासनिक और सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं को लेकर विवादों में रही। इसके बाद सतना सेंट्रल जेल की अधीक्षक लीना कोष्ठा को विशेष निरीक्षण के लिए तैनात किया गया, जिन्होंने जेल की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। सुरक्षा और अनुशासन को मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय जेल रीवा के उप जेल अधीक्षक योगेंद्र पमार को विशेष ड्यूटी पर छतरपुर जिला जेल में नियुक्त किया गया है। वहीं पूर्व जिला जेलर को रीवा जेल में अटैच कर दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि छतरपुर जिला जेल में अब किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी जेल की निगरानी कड़ी बनाए रखी जाएगी। ये कदम जेल में अनुशासन और सुरक्षा सुधारने के लिए एक स्पष्ट संकेत माना जा रहा है, ताकि जेल में कैदियों और स्टाफ दोनों के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। मैंने पाया कि मुझे दिनांक 24 तारीख को शाम को 3:45 के आसपास जेल उप अधीक्षक जो हैं उनके द्वारा सूचना दी गई कि बंदी शंकर प्रजापति है जो ऊपर चढ़ के और नीचे कूद गया है, जिससे वो घायल हो गया है। तो मैंने जिला साहब को निर्देश दिए उसको तत्काल अस्पताल भेज के उसका इलाज कराएं और तब मैं उसके बाद घटना के बाद मैं उपस्थित हुई और यहाँ देखा, मैंने जांच में पाया कि ड्यूटी पर जो तैनात प्रहरी थे उनके द्वारा सुरक्षा में चूक की गई है, तो तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित किया गया है और निलंबित करने वाले जो कर्मचारी एक उमाकांत मिश्रा है और एक सुरेंद्र तिवारी जी हैं, उनको अभी निलंबित किया गया है। और भी इसमें दोषी पाए जा सकते हैं उनकी जांच प्रतिवेदन में आपके? अब इस जांच प्रतिवेदन में दोषी तो जो प्रेजेंट टाइम में जो ड्यूटी पे तैनात प्रहरी हैं उन्हीं का कर्तव्य था कि बंदियों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने का दायित्व उन्हीं का था और मेन चूक जो है उन्हीं की हुई है।
तो अभी फ़िलहाल में तो जो प्रतिवेदन जो मुझे उचित लगा, प्रथम दृष्टया जो मुझे लगा कि उनकी लापरवाही प्रदर्शित हो रही है, तो उनको इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।